एम्प्लॉयर ने हम लोग परक्विजिट पढ़ रहे थे, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था अभी तक कि परक्विजिट वो चीज होती है जो इन काइंड दी जाती है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन कभी-कभी इन कैश भी दी जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट जैसे कभी-कभी एम्प्लॉयर ने बोला तुम खर्चा करवा लो, जितना भी तुम्हारा खर्चा होगा हम रिइंबर्स कर लेंगे, बिल अपना पे कर देना, हमसे पैसे ले लेना। तो वो भी परक्विजिट कहलाता है। एक अलायंसेस और परक्विजिट में ये डिफरेंस है कि जैसे उसमें बोल दिया गया कि हर महीने में मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, अब खर्च करो ना करो आपको ही दे दिए गए। और परक्विजिट ये होता है कि आप कहीं बीमार पड़े, पैसा दे देना, उसके पैसे हमसे ले लेना जितने भी खर्चा आएगा, तो वो मेडिकल फैसिलिटी होती है। तो वो कितने हद तक माफ करी गई है वो हमने बता दिया था। अगर गवर्नमेंट इंडिया में अगर कोई इलाज करवाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज हो रहा है, तो ऑन हॉस्पिटल में हो रहा है या अप्रूव हॉस्पिटल में हो रहा है, तो 100% नॉट टैक्सेबल है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो आपकी सैलरी में कुछ नहीं जुटेगा। लेकिन किसी और हॉस्पिटल में खर्चा हुआ है तो 15,000 रुपए तक नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर अगर आपको वो खर्चा दिया गया है तो टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर अगर कोई इलाज हो रहा है और उसका खर्चा एम्प्लॉयर ने पे करा है, तो ट्रीटमेंट और लॉजिंग जो कि इंडिया में भी होता, उन दोनों को तो माफ कर दिया गया जितना आरबीआई लिमिट सेट करेगी। लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है बाहर जाने का वजह से, उसका खर्चा तब माफ होगा अगर आप गरीब हो। गरीब मतलब 2 लाख रुपए से कम आपकी इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2 लाख रुपए से कम है, तो आपकी टैक्सेबल नहीं है, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड, भाई बार-बार पढ़ रहे थे हम। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज क्या होता है? तो डायरेक्टर मतलब कंपनी का डायरेक्टर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है। किसी बंदे का कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसका सब्सटेंशियल मतलब जिसका 20% है, 20 से ज्यादा परसेंट वोटिंग पावर है, वो वो कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। अगर 50,000 पूरे साल भर में किसी भी एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया है, तो वो भी स्पेशल एम्प्लॉयड होगा। तो 3 तरह की कंडीशन हमारी ये थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर अगर मतलब अनरजिस्टर्ड अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर दे रखा है, तो वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया है तो कितना उसकी सैलरी में ऐड होगा, कितनी वैल्यू उसकी ऐड होगी, जितना भी लाइसेंस फी डिसाइड की गई होगी, गवर्नमेंट ने जो भी लाइसेंस फी उस जगह की डिसाइड की गई होगी, उतना टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट का अगर कोई बंदा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए 2 कंडीशन होंगे। एम्प्लॉयर का अपना घर है और उसने वो रेंट उसको वो रहने के लिए दे दिया है, तो वो कितनी वैल्यू उसकी सैलरी में ऐड होगी। अगर उस जगह की पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख या 10 लाख से सॉरी नीचे है, तो जितनी भी सैलरी है उसका 7.5% उसका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर किसी जगह की उस जगह की पॉपुलेशन 10 से 25 के बीच में है, तो 10% ऑफ द सैलरी, और 25 से ऊपर है तो 15% ऑफ द सैलरी। अगर अपना घर नहीं है, रेंट पे लेके दिया है, तो जितना भी रेंट उसने एम्प्लॉयर ने अपनी अपनी जेब से पे करा वो वैल्यू, और या तो 50% ऑफ द सैलरी, जो भी अमाउंट कम हो उतनी वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी एज अ अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। और अगर मान लीजिए इसमें से कुछ रिकवर कर लिया आपसे, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये दिया और आपका जो भी खर्चा कर रहा है वो अपनी जेब से, वो तो आपकी वैल्यू जुड़ जाएगा, लेकिन आपसे कुछ रिकवर कर रहा है तो उसको माइनस कर लो, और जितना वैल्यू बचेगी वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा टैक्स। ठीक है। अगर फर्निश्ड हाउस है तो उस फर्निश्ड हाउस में कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? तो वो सेम, घर का तो वैसे निकल जाएगा, लेकिन जो फर्नीचर का जो रेंट होगा वो कैसे, जो बेनिफिट होगा वो कैसे निकाला जाएगा? अगर अपना है, ओनर का अपना है, तो जो भी उसकी कॉस्ट है उसका 10% अपनी सैलरी में जोड़ लो भाई, और अपना नहीं है तो जितना हायर्ड किया उतने में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की जा रही है, तो वो कंसेशन रेट में चल जाएगा, उतना माइनस कर लो, जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगा, उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा। तो ये हमने देख लिया था। इसमें एक दो चीजें और थी। होटल एकोमोडेशन अप टू 15 डेज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। मतलब क्या है, ये हमें पढ़ना है। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा, मान लीजिए किसी बंदे को मैंने मेरा ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर एक प्रोसेस होता है, एकदम से नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई बंदा उत्तराखंड में काम कर रहा था और मैंने उसे बोला कि तुम एक काम करोगे, अब दिल्ली में जाकर रहोगे, तो ऐसा तो नहीं ना, दिल्ली में जाकर रहेगा तो एकदम से जाकर के ढूंढ लेगा, एक दिन में उसे जाकर के वो मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो वो पहले सेटलमेंट के लिए जाएगा, मतलब वो पहले 1-2 दिन के लिए जाएगा, देख कर आएगा, फिर आ जाएगा, फिर 3-4 दिन के लिए जाएगा, ऐसे करके राउंड मारता रहेगा। तो जो कभी कभी ना आपका एम्प्लॉयर उसका फैसिलिटी देता है, वो कहता है तुम एक काम करो, दिल्ली जाना और उस होटल में रुक लेना, उसका खर्चा हम बिल पे हम पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एकोमोडेशन एक फैसिलिटी दी जा रही है जो अपने एम्प्लॉय को हम दे रहे हैं। तो उस केस में क्या हुआ, बंदा गया और बंदा जाकर के उसने जाकर के अपना वहां पे रहने लगा, ऐसा आया 2 दिन। तो अगर मान लीजिए 15 दिन तक अगर ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो जो भी खर्चा उसे दिया जा रहा है रहने का, वो तो उसकी सैलरी में नहीं जुड़े जाएगा, क्योंकि यदि तो हम उसको ट्रांसफर हो रहा है तो उसका कोई ना, उसमें कोई गलती है कि भाई वो जा रहा है तो वो तो ये आना जाना करेगा ही। तो उसमें जो एकोमोडेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर उसे पे कर रहा है, उसके बिहाफ पे पे कर रहा है, अगर वो 15,000 रुपए तक है, तब तक 15 दिन तक का है, तब तक कोई बात नहीं। उससे ऊपर है तो उसकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए उसके आने जाने में
मतलब आने जाने में क्या, आने जाने का ट्रैवलिंग की नहीं बात करी जा रही, एकोमोडेशन का, आने जाने का एकोमोडेशन का खर्चा किसने बेयर करा, एम्प्लॉयर ने, और वो टोटल अमाउंट आया 1 लाख रुपए, और वो 1 लाख रुपए 20 दिन का है, तो 15 दिन का माफ हो जाएगा, 5 दिन का टैक्सेबल हो जाएगा उसकी सैलरी में। अगर वो 11 दिन का है तो उसकी सैलरी में कुछ भी जुड़ेगा नहीं, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। समझ में आया? हेलो, यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो जी मुझे सर। बताएं। समझ में आ गया ना? मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे 1 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने पे करा, उसमें से 20,000 रुपए एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, तो 80,000 रुपए फिर उसकी जेब में गया, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गया। तो 80,000 रुपए अगर वो 15 दिन से कम का है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा का है तो जितने भी ज्यादा दिन का है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। पहली चीज आएगी। दूसरा, फर्नीचर आइटम, मतलब ये फर्निश हाउस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फर्नीचर से मतलब होता है। फर्निशिंग आइटम, फर्निशिंग आइटम का मतलब क्या होता है कि जैसे अलमीरा वहां पर है, एसी लगा हुआ, टीवी लगा हुआ, ये सब चीजें भी फर्निश आइटम में होते हैं, तो उसमें वो भी कंसीडर जाएंगे। तीसरा नोट है हमें याद करना है, अंडर ट्रांसफर प्रोसेस प्रोवाइडिंग 2 places टू ई सर्च न्यू प्लेस, सो अप टू 90 days ओनली टैक्स विल बी on that property that have lower rent, but 90 days tax will be charged on both the house। मतलब क्या वो कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफर प्रोसेस हो रहा है, ऐसा नहीं है ना, ट्रांसफर प्रोसेस हो रहा है तो एक काम हुआ, जैसे यहाँ पर कोई बंदा को एक फैसिलिटी दे रखी थी, एक घर दे रखा था यहाँ पर रहने के लिए, अब उसका ट्रांसफर हो रहा है दिल्ली में, तो वो दिल्ली में जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा जो जिस जगह पे जिस एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा था, उस एम्प्लॉयर ने कहा एक काम करना, दिल्ली में हमारा घर है, वहां पे जाके रह लो। अब ये यहाँ से जाता है, कुछ सामान लेके जाता है, फिर वहां पे रख लेता है, कुछ सामान लेके जाता है, यहाँ पे रख लेता है, तो अब वो जाके सेटलमेंट कर रहा है। तो अगर अब देखो उसके बाद 2 घर हो गए ना, एक तो वहां पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, दोनों दोनों जगह पे घर हो गए। तो अगर वो 90 दिन तक तो क्या होगा, अब देखो क्योंकि 2 घर है तो क्या दोनों घरों के ऊपर, दोनों घरों का परक्यूसिट उसकी सैलरी में जुड़ेगा? नहीं। अगर 90 दिन तक तो सिर्फ उस घर का परक्यूसिट वैल्यू जुड़ेगी जिस घर में वो, जिस घर का सबसे कम वैल्यू आ रही होगी, जो सबसे कम वैल्यू आ रही होगी दोनों में से जोन सी जिस घर की भी वैल्यू कम आ रही होगी वो उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा एज अ परक्यूसिट। लेकिन अगर 90 दिन के बाद की बात आई तो दोनों घर के बाद जितना भी वैल्यू कैलकुलेट होगा रेंट, वो उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा। 90 दिन तक तो छूट दे रखी कि चलो यार ट्रांसफर प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता, तो इतने दिन तो आना जाना कर सकता है। तो 90 दिन तक तो जिस घर की भी वैल्यू सबसे कम होगी उतने वैल्यू, वो वैल्यू उसकी सैलरी में जुड़ जाएगी। लेकिन 90 दिन के बाद दोनों घरों का जुड़ेगा। ये हमारा दूसरा केस है। तीसरा केस है, इसमें बार बार सैलरी की बात की जा रही है कि 15% ऑफ द सैलरी, 20% ऑफ द सैलरी। तो सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, जो भी बेनिफिट दिए जा रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू माइनस, उसमें से माइनस कर लो पीएफ और डीए इफ नॉट इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मैंने बताया था डीए इफ वाला, अगर वो वाला है तो पीएफ और प्लस डीए को कर करके जो वैल्यू आएगी उसे माइनस कर लो, जो भी वैल्यू बचेगी वो आपका सैलरी इंक्लूड कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें परक्यूसिट की वैल्यू भी जुड़ेगी इसमें? हाँ, नहीं इसमें जो भी मॉनेटरी बेनिफिट दिए जा रहे हैं, मॉनेटरी, परक्यूसिट तो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता ना, सिर्फ अलाउंस मतलब। हाँ, अलाउंस, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो सब। ठीक है, नेक्स्ट करें आगे, कुछ पूछना है? नेक्स्ट परक्यूसिट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परक्यूसिट हमारे हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन पॉइंट थे ना, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 3 और 4, क्या था वो ये था। पहला तो देखो, पहला अगर हम परक्यूसिट की डेफिनेशन याद करें तो परक्यूसिट की डेफिनेशन ये बोल रही थी कि उसमें बोला था कि कोई भी रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया वो परक्यूसिट होता है, कोई भी कंसेशन रेट पर रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया वो भी हमारा क्या होता है, परक्यूसिट होता है। 2 पॉइंट हमने कर लिए थे, थर्ड फोर्थ पॉइंट में आ गए। थर्ड पॉइंट ये बोला गया था, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स ऑफ एमिनिटी ईदर एट द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसेशन रेट ओनली इन दिस स्पेस। मतलब अगर कोई भी बेनिफिट दिया जा रहा है या एमिनिटी दी जा रही है किसी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को और अपने स्पेशल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड को, तो वो उस केस में टैक्सेबल होगा। और फोर्थ पॉइंट यह था कि एनी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय का है, जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी जो एम्प्लॉय की है वो एम्प्लॉयर ने पे कर दी, तो वो भी परक्यूसिट होता है। तो अब उसका एक डिफरेंस, पहले तो इन दोनों बातों में डिफरेंस देखते हैं कि आखिर डिफरेंस है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए जैसे गैस, वाटर, हीटर, इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए तुम्हारे घर में कनेक्शन है, कनेक्शन मान लीजिए एम्प्लॉय ने अपने नाम पे कनेक्शन ले रखा, ठीक है ना, और अगर एम्प्लॉय ने कनेक्शन ले रखा लेकिन उसे यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है भाई। अगर एम्प्लॉय ने, और अगर हम देखो दो केस हो सकते हैं, या तो एम्प्लॉय ने कनेक्शन लिया या एम्प्लॉयर ने। मान लीजिए जो जहां तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो हो सकता है अपने घर का, आपका घर है अपना है और उसमें जो कनेक्शन है वो आपके नाम पर ही है, तो वो तो फिर हो गया एम्प्लॉय के नाम पर ही है।
लेकिन हो सकता है एक घर मैंने अपना दिया हो जिसमें कनेक्शन भी मेरे नाम पर हो, या फिर तुम्हें कोई जो जिस घर में भी तुम रह रहे हो उस घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का या गैस का वाटर का बिल जो है वो कंपनी के नाम पर आता है, एम्प्लॉय ने अपने नाम पर ले रखा है। तो दो केस हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉय के नाम पे कनेक्शन है, यूज किसने करा? एम्प्लॉय ने करा। जिम्मेदारी किसकी होती है पे करने की? जब एम्प्लॉय के नाम पर कनेक्शन था तो जिम्मेदारी भी किसकी होगी? जब एम्प्लॉय के नाम पर कनेक्शन था, जब एम्प्लॉय के नाम पर कनेक्शन था तो जिम्मेदारी भी किसके ऊपर होगी? एम्प्लॉय के ऊपर ही होगी जमा करने की। और पे किसने करा? एम्प्लॉयर ने। लेकिन पे किसने करा? एम्प्लॉयर ने करा। मतलब जिम्मेदारी किसकी थी? एम्प्लॉय की, लेकिन पे करा किसने? एम्प्लॉयर ने। नेक्स्ट केस क्या है? एम्प्लॉयर ने अपने नाम पे कनेक्शन ले रखा था, लेकिन यूज कौन कर रहा था उसे? एम्प्लॉय। और उसकी जमा करने की जिम्मेदारी जब एम्प्लॉयर ने अपने नाम पर ले रखा तो जिम्मेदारी भी इसी की थी और पे भी इसी ने करी। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस यही है, करेक्ट है ना? इन दोनों बातों में यही डिफरेंस है कि देखो, जब एम्प्लॉय की कोई ऑब्लिगेशन होगी, ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की होगी और पे करेगा एम्प्लॉयर, तो उसे वो बोलेंगे टैक्सेबल इन केस। मतलब चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो उसमें, उस केस में कोई भी एम्प्लॉय हो, वो टैक्स, वो जो भी वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय के हैंड में। वो कहलाएगा ये एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया वो कहलाएगा परक्विजिट और उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर कोई ऑब्लिगेशन जो थी एम्प्लॉयर की, और पे किसने करी? एम्प्लॉयर ने उसे पे करी। मतलब ऑब्लिगेशन भी एम्प्लॉयर की थी और पे भी ठीक है, एम्प्लॉयर की कोई एप्लीकेशन थी, एम्प्लॉयर ने पे करी। तो इस केस में एम्प्लॉय अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है तो उस केस में टैक्सेबल होगा। तो इन दोनों में एक सिर्फ यही एक केस है, अगर कोई जिम्मेदारी, कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर के ऊपर एप्लीकेशन थी और एम्प्लॉयर ने ही पे करी और यूज उसे कौन कर रहा था? एम्प्लॉय। तो उस केस में अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है तो ही टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय के ऊपर ऑब्लिगेशन थी, पे करी एम्प्लॉयर ने, तो उसका पूरा टैक्सेबल उसके एम्प्लॉय के ऊपर होगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये तो हुई बात ये, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी ऐड होगी? मान लीजिए मैं हूं और मेरे यहाँ तुम जॉब करते हो, मेरे यहाँ से मान लीजिए तुम्हारे यहाँ गैस, मैं मतलब जो भी तुम्हारे पास गैस का खर्चा आता है, वाटर का, हीटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो मैं पे करता हूँ। आपके नाम पर कनेक्शन है लेकिन उसका खर्चा मैं पे कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन से सप्लाई किया जा रहा हो, फिर तो कोई भी पे नहीं करता होगा, ना तो मैं पे करता हूँ क्योंकि गैस मेरे यहाँ बनाई जा रही है, वाटर मेरे यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, हीटर मेरे यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहाँ से सप्लाई किया। तो ये वाला केस हुआ तो उस केस में क्या होगा? तो बोला गया वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी? वैल्यू देखो कैसे निकलती है। वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? अगर अपने रिसोर्सेज का, ये सारी चीजें मैं अपने, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो उस केस में आपकी सैलरी में कितना जुड़ेगा? और अगर मैं किसी दूसरी एजेंसी से हायर करके आपको दे रहा हूं तो उस केस में क्या होगा? अगर अपना रिसोर्सेज है तो भैया जितना मेरा खर्चा आ रहा है उसे बनाने में, वो उसके आपके लिए क्या हो जाएगी? परक्विजिट हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें से कुछ माइनस करा, मतलब जैसे मान लीजिए उसमें से मैंने कुछ रिकवर करा आपसे, कुछ अमाउंट आपके यहाँ मेरे पास सप्लाई करने की, जो मेरा प्रोडक्शन आ रहा था वो 10,000 का आ रहा था, लेकिन मैंने आपसे रिकवर कर लिया 2,000 रुपए, तो उसे माइनस कर लो, 8,000 जो वैल्यू होगी वो आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अदर एजेंसी से हायर करा तो सिंपल सा, जितना मैं उसके बिहाफ पे पे कर रहा हूँ, एक्चुअली पे कर रहा हूँ, वो वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी? परक्विजिट हो जाएगी। और अगर उसमें से मैंने कुछ रिकवर किया उसे माइनस कर लो, जो वैल्यू बचेगी वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। समझना इजी है ना? हेलो, यस सर। किसी को ना समझ में आया तो जरूर बता दीजिएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट करें? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है हमारा डोमेस्टिक सर्वेंट। मान लीजिए एक सर्वेंट है जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करा कि चलो एक काम करो तुम अपने घर में सर्वेंट रख लो, तो वो रखा किसने? मतलब यहाँ पे गलत से मैंने कनेक्शन लिख दिया है, अपॉइंटमेंट लिखेंगे, ठीक है? अपॉइंट किसने करा? वो एम्प्लॉय ने अपॉइंट करा, मतलब अपने आप अपॉइंट करा, अपना अपॉइंट करा। और यूज किसने करा? एम्प्लॉय ने यूज करा। ऑब्लिगेशन किसकी होगी? जब एम्प्लॉय ने अपने आप से उस सर्वेंट को रखा है तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी पे करने की, उसी ने पे। और पे किसने करा? एम्प्लॉयर ने। जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी लेकिन पे किसने करा? एम्प्लॉयर ने। सेम उसी तरीके से एम्प्लॉयर ने अपॉइंट करा लेकिन यूज किसने करा? एम्प्लॉय ने। जिम्मेदारी किसकी थी? एम्प्लॉयर की, क्योंकि उसने अपॉइंट करा था, पे भी उसी ने करा। तो ये भी केस वही हो गया। उस केस में परक्विजिट की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या आएगी? एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। भाई जितना भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, देखो इसमें ये तो नहीं हो सकता ना ओन्ड, इसमें तो सिर्फ हमें हायर ही करके देना पड़ेगा। भाई चाहे एम्प्लॉयर दे या एम्प्लॉय दे, दोनों हायर ही करेंगे। एम्प्लॉयर अपनी तरफ से प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता ना किसी डोमेस्टिक सर्वेंट का।
इस केस में आपके लिए परक्विजिट क्या होगा, जितना भी एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे कर रहा है उस डोमेस्टिक सर्वेंट को, वो वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अगर कुछ अमाउंट आपसे रिकवर की गई उसे माइनस कर लो, वो वैल्यू बचेगी, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। डोमेस्टिक सर्वेंट का मतलब क्या होगा, गार्डनर, स्वीपर, कुक, वॉचमैन, गार्ड, ये सारे क्या हो गए, डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए। आया समझ में? Yes. नेक्स्ट Yes, sir. एक लास्ट चीज आज हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का इसको छोड़ देंगे, फिर हम लास्ट क्लास कल करेंगे। फ्री एजुकेशन, मान लीजिए देखो, एक तो होता है अलाउंस देते थे ना कि 2 बच्चे पढ़ा लो, आप अपने बच्चे पढ़ा लो, हम आपको ना अलाउंसेस देंगे। बच्चे हैं, पढ़ते हैं, आपको आपके अकाउंट में हमेशा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस दे देंगे। तो हर महीने 2000 रुपए किसी के अकाउंट में डाल दिए या 5000 रुपए डाल दिए कि बच्चे पढ़ा लेना। एक होता है कि भैया इस स्कूल में एडमिशन करवा लो, फीस हम अपने आप पे कर देंगे, फीस हम अपने आप पे कर देंगे, या हमारे स्कूल है, हमारे स्कूल में पढ़ा। तो दो केस हो सकते हैं, इसमें भी 2 केस क्या हो सकते हैं, हो सकता है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है या तो एम्प्लॉय को दी जाएगी या उसके किसी भी मेंबर को। अगर एम्प्लॉय को, जैसे मान लीजिए मेरे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब उस एम्प्लॉय को मुझे लगा यार इसकी ना स्किल बढ़ानी चाहिए, तो मैंने कहा यार एक काम करो, हमारा स्कूल है, वहां पे जाके एमबीए कर लो। तो वो जब एमबीए करके आएगा, उससे बेनिफिट किसको होगा, मेरी कंपनी को तो होगा। तो अगर मैंने वो खर्चा पे करा तो उसकी सैलरी में तो जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि उससे फायदा तो मैं ही उठाऊंगा। तो वो 100% नॉट टैक्सेबल है। अगर अपने एम्प्लॉय को कोई खर्चा, अपने एम्प्लॉय को पढ़ाने का खर्चा दिया जा रहा है, मतलब खर्चा करा जा रहा है उसके ऊपर, तो वो तो आप उसकी सैलरी में जुड़ेगा नहीं, वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको तो मैं यूज अपने आप करूंगा। कोई भी रिफ्रेशर कोर्स दिया, अगर एम्प्लॉयज के मेंबर फैमिली मेंबर को दिया गया है, तो वो 2 केस होंगे, या तो अपने स्कूल होंगे, अपने कॉलेज होंगे, वहां पे बोला जाएगा कि बच्चों को पढ़ा लो और फीस हम अपने आप ही, जो भी होगा वो हम अपने आप पे कर लेंगे, या किसी और स्कूल में। तो दूसरा केस क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो फीस होती है वो नॉर्मल फीस लेते हैं 2000 रुपए, ठीक है ना, 2000 रुपए लोगों से चार्ज करते हैं। तो क्या मैं वही सैलरी आपके लिए परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आपके बच्चे भी मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। तो उस केस के लिए बोला गया 2000 रुपए नहीं जुड़ेगी, जो उस लोकेलिटी में उस तरीके के स्कूल में फीस चार्ज करी जा रही है उतना उसकी सैलरी में जुड़ेगा। मान लीजिए हम, भाई मेरा वो 2000 रुपए में प्रॉफिट भी तो इंक्लूडेड है, भाई मैं 2000 रुपए किसी से चार्ज कर रहा हूँ तो उसमें प्रॉफिट भी तो इंक्लूडेड है। तो वो बोला गया जो भी उस लोकेशन में जो भी स्कूल्स वगैरह हैं, उसमें जो वैल्यू उनकी जो नियर बाय स्कूल्स में आ रही है, वो वैल्यू हमारी इंक्लूड होगी, वो आपके लिए परक्विजिट बन जाएगी। तो फीस चार्ज बाय द सेम टाइप ऑफ कॉलेज इन नियर बाय एरिया, कोई भी जो सेम टाइम का कॉलेज स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे जो चार्ज करी जा रही है वही, वो जो पार्ट होगा वही आपके लिए जुड़ जाएगा आपकी सैलरी में। लेकिन अगर आपसे कोई रिकवर किया गया तो माइनस ले जाएगा। अगर किसी और स्कूल से दिया गया तो जितना एक्चुअल अमाउंट मैंने पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो वैल्यू माइनस जितना रिकवर किया। बड़ा सिंपल सा है, तो जितना अमाउंट पे करा गया उसमें से माइनस कर लो जितना अमाउंट रिकवर किया गया। कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये केस थे हमारे सर कुछ इसमें एग्जाम लिमिट कितनी होती है? एग्जाम लिमिट, एग्जामेशन नहीं होती इसमें। जी। इसमें टैक्सेबल, हमें एग्जामेशन नहीं निकालना, इसमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी होती है। एग्जामेशन निकालना होता है हमारे को अलाउंसेस के केस में, परक्विजिट के केस में हम ये निकालते हैं कि बुक में, मैंने मतलब बुक में देखा था ना, तो उसमें लिखा होता कि 1000 रुपीज पर चाइल्ड। वो वाला केस, वो मैं केस आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, वो केस अलग से अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना, वो अलग से चीज दिखा दूंगा, ठीक है, वो क्या वाली बात बोल रहे हो, स्लैब जो है वो अलग से बता दूंगा। लेकिन परक्विजिट की होती है 100 रुपए की फीस ना, और इसकी अलाउंसेस की फीस मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल इसको याद रखना, ठीक है। कल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम इसी का आगे वाला वर्जन जो आप मुझसे पूछो वो बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो परक्विजिट बचे हैं वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद ये सैलरी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके।